जूते वाले डिब्बे के साइज जितने अपार्टमेंट से लेकर असली हवेली तक हमारे रहने की सभी जगह आकार और साइज में आती है। हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के परे कुछ लोग अपने सो कॉल्ड होम को लेकर काफी क्रिएटिव हो जाते हैं। किराने की दुकानों और नालियों से लेकर एक आदमी की शानदार कहानी तक, जो कि 18 साल तक हवाई अड्डे पर है और इससे $2.5 लाख भी कमाए। क्या ये मिस्टर बीस्ट की कोई वीडियो तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए साथियों, तैयार हो जाइए। वीडियो में हम कुछ ऐसे अजीबोगरीब जगहों पर नजर डालें जहां लोगों को अपनी जिंदगी बिताते हुए पाया गया है। टर्मिनल की समस्या। हर साल इसके टर्मिनल से 69 मिलियन से भी ज्यादा यात्रियों की आवाजाही के साथ पेरिस का चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा यूरोप में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है बॉस। और बाकी आम हवाई अड्डों के जैसे यहाँ भी देरी होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जनाब, एक इंसान को तो 18 साल तक टर्मिनल 1 में इंतजार करते हुए छोड़ दिया गया। तो मैं लिए मेहरान करीमी नासिरी से, या सीधे कहूँ तो उस इंसान से जो कि 1988 से 2006 तक चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में रहता रहा। लेकिन उसकी यह अविश्वसनीय और शानदार कहानी इससे भी बहुत पहले यानी 1977 में शुरू हुई थी। ये इतिहास का वो पॉइंट था जहाँ ईरान में तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि ईरानी क्रांति बस होने वाली थी। ये फ्रीडम की वो लड़ाई थी जिसकी वजह से आखिरकार 1979 में राजशाही का पतन हुआ। ईरानी सरकार ने इस निश्चित अनहोनी से बचने के लिए इससे पहले के सालों में देशद्रोही नागरिकों को निष्कासित किया, यहाँ तक कि मेहरान जैसे उन बेचारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट में ही हिस्सा लिया था। इस देश निकाले के चलते सिर्फ रेफ्यूजी कागजात दाखिल करने में सक्षम मेहरान के पास 1981 तक यूरोप में भटकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था और फिर उसे बेल्जियम सरकार द्वारा एंट्री की इजाजत दे दी गई। आखिरकार उन्होंने 1988 में उन्हें रेफ्यूजी का दर्जा दे दिया, जिससे उन्हें चुनिंदा यूरोपीय देशों में रहने की अनुमति मिल गई और खुद भी आधे ब्रिटिश होने के कारण 1973 में स्टडी के लिए वहां वक्त बिताने के बाद मेहरान को लगने लगा कि वो ब्रिटेन से बेहतर और कोई जगह महसूस नहीं करते। ये एकदम मस्त प्लान था। बस दिक्कत ये हुई कि रास्ते में उसने गलती से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो दिए। इसके चलते ना तो बेचारा अपनी पहचान और ना ही ये साबित कर पाया कि उसके पास सच में रेफ्यूजी होने का कोई लीगल स्टेटस था। उनके बिना वो कानूनी तौर पर किसी भी देश में एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो पेरिस के इस एयरपोर्ट पर ही फंस कर रह गया। रेफ्यूजी स्टेटस के बिना एग्जाइल के रूप में ऐसा लगता था कि मेहरान कानूनी रूप से कहीं भी नहीं रह सकता। इसलिए फ्रांसीसी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि वो बस एक ही शर्त पर वहां रह सकता है और वो ये है कि उसे हवाई अड्डे के क्षेत्र के अंदर सख्ती से रहना होगा। जी हाँ, दरअसल एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्थान माना जाता है, जिसका मतलब कि इसे एक देश के रूप में डिफाइन नहीं किया जाता। तो इसमें रहने या घूमने के लिए किसी कानूनी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन भैया, आप इसे उचित कागजात के बिना छोड़ भी नहीं सकते। बेल्जियम ने उसके नए दस्तावेज बनाने की पेशकश की, लेकिन उसके लिए लॉज और अथॉरिटीज ने उसे व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश होकर खुद को साबित करने का निहायत ही जरूरी कारण बताया और इस तरह इस हवाई अड्डे की उलझन में फंसा बेचारा मेहरान अपना जीवन टर्मिनल 1 पर शुरू कर लेता है। उन्होंने वहां बहुत ही सिंपल जीना शुरू कर दिया और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ खुद को हवाई अड्डे के एक छोटे से कोने में समेट लिया। वहां वो पड़ा रहता, लोगों को देखता रहता, अपने खाने के लिए पैसे कमाने के लिए कथित तौर पर वहां छोटी मोटी नौकरी करने लगा। और जब पर्सनल हाइजीन की बात आती तो उस बेचारे को मजबूरन हर एक काम के लिए पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे भी ज्यादा दिक्कत की बात यह थी कि मेहरान फ्रेंच का एक शब्द भी नहीं जानता था, लेकिन इस बेचारे वाले हालात के बावजूद इसने उन्हें सर अल्फ्रेड मेहरान का नया नाम अपनाने से रोका नहीं, वो कॉमा गलती से वहां पर नहीं आया, बल्कि उसने ये कॉमा और टाइटल ब्रिटिश इमिग्रेशन के एक पत्र में गलती से अपने नाम में शामिल कर लिया। खैर, उसके पास ईमानदारी से कहें तो बर्बाद करने के लिए वक्त ही वक्त था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते साल में बदले, फिर भी मेहरान हवाई अड्डे के अपने इस छोटे से बरामदे में बना रहा। फिर 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद 1995 में बेल्जियम ने आखिरकार मेहरान को व्यक्तिगत रूप से देखे बिना निवास स्थान देने की पेशकश करने का एक तरीका ढूंढ लिया। पर हैरानी की बात यह है कि मेहरान ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि वो सिर्फ यूके में एंटर करना चाहता था, जैसा कि उसका मूल इरादा था। फिर 1999 में फ्रांस एक प्रस्ताव लेकर के आया, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में उन्हें ब्रिटिश नहीं बल्कि ईरानी बताया गया। और तो और उन्होंने उसका पसंदीदा नाम सर अल्फ्रेड महान का भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उन्होंने वाले डील को भी ठुकरा दिया। वो यहाँ या तो अपनी शर्तों पर जाने वाला था या फिर बिल्कुल भी नहीं। फिर 2003 में एक ऐसा ऑफर आया जिसे मेहरान मना नहीं कर पाया। महान निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग, टॉम हैंक्स और कैथरीन जेटा जोन्स के साथ द टर्मिनल नाम की एक फिल्म बना रहे थे जो मेहरान की कहानी से प्रेरित थी और कथित तौर पर स्पीलबर्ग $2.5 लाख में इसके राइट्स उनसे खरीदना चाहते थे। हालांकि इसकी कभी भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई, उन्हें फिल्म में कोई भी श्रेय नहीं दिया गया और इससे भी ज्यादा शक की बात यह है कि उन्होंने टर्मिनल 1 पर ही अपनी जिंदगी जारी रखी। भले ही उन्हें असल में पैसे दिए गए हुए नहीं, पर इस दौरान उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का सहलेखन और प्रकाशन भी किया। अपनी कानूनी स्थिति पर विचार करना जारी रखा, पर दुख की बात यह है कि 2006 में उन्हें एक जानलेवा बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर इस चीज के बीच में 6 महीने तक वो अस्पताल में था तो मेहरान की निजी प्रॉपर्टी और उसके ठिकाने को हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा तबाह कर दिया गया। जब 2007 में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो फिर रेड क्रॉस द्वारा उनकी देखभाल की गई और आखिर में वो पेरिस के होमलेस शेल्टर में बस गए। हालांकि चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के अधिकारियों के माने तो 2022 के अंत में मेहरान ने अजीब तरीके से अपने हवाई अड्डे के आवास पर लौटने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि हवाई अड्डा ही असल में उसकी असली मंजिल थी, क्योंकि कुछ ही हफ्ते के बाद 12 नवंबर को मेहरान का 76 साल की उम्र में हवाई अड्डे पर निधन हो गया। हालांकि हमें कम से कम इस फैक्ट से खुश होना चाहिए कि मेहरान शायद खुशी खुशी से मरे, ये देखते हुए कि वो खुश थे और अपनी मर्जी से उस जगह पर लौटे थे जिसका कह सकते हैं कि उसको उनसे प्यार था, उसका सच्चा घर था वो।
लेकिन मेरा यकीन करो ये एकमात्र ऐसा इंसान नहीं है जो हवाई अड्डे पर रहा है। टर्मिनल 2 की समस्या। दोस्तों ये किस्सा साल 2000 का है, जब 16 साल का एक लड़का डेनिस लुइस डिसूजा साओ पाउलो के ग्वासलोहोस हवाई अड्डे पर दिखाई दिया। ना उड़ान भरने के लिए भैया, बल्कि वहीं पर रहने के लिए। क्यों? खैर, डेनिस की माने तो ये उनके अपने परिवार के साथ रहने से कई ज्यादा शांत जगह थी। चलो माना कि ये तर्क भी सही है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से इलीगल है ना। पर सुनिए, ब्राजीलियन कानून हवाई अड्डे को एक पब्लिक फैसिलिटी मानता है, जिसका मतलब है कि डेनिस तकनीकी रूप से कोई कानून नहीं तोड़ रहा था। इसलिए डेनिस ने इसे अपना घर जैसा बना लिया और उसके टर्मिनल 2 में अपनी जिंदगी शुरू कर दी। कई महीने और साल बीत गए, पर 39 साल का हो चुका डेनिस 23 साल से भी ज्यादा टाइम से अब भी वहीं पर रहता है और ये दावा करता है कि वहाँ के कर्मचारी उसका परिवार बन गया। वे नियमित रूप से उसे खाना, कपड़े और बाकी जरूरी चीजें देते हैं। डेनिस के रिश्तेदारों ने उसे एक बार जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो फटक से बिना देरी किए एयरपोर्ट पर वापस लौट आया। वो दावा करता है कि ये टर्मिनल ही उसका असली घर है, क्योंकि ये जगह उसके परिवार के घर की तुलना में निहायत ही शांत और आरामदायक लगती है। भाई वो शायद इकलौता ऐसा इंसान होगा जिसे हवाई अड्डे आरामदायक लगते हैं। एक बात आपको बता दूं, डेनिस किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। एयरलाइन स्टाफ का दावा है कि डेनिस की बोलचाल एकदम सीमित है। वो ना तो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है और ना ही टाइम बता सकता है। लेकिन इसने उसे सामान संभालने वालों से लेकर सुरक्षा अधिकारियों तक लगभग सभी से दोस्ती करने से बिल्कुल नहीं रोका। माना कि निश्चित रूप से एक अजीबोगरीब ठिकाना है बॉस, लेकिन ये डेनिस को कम से कम खुशी तो देता है। सुपरमार्केट स्लीपओवर। दोस्तों जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि एक वॉलमार्ट में रहना कितना मस्त होगा। अनलिमिटेड कैंडी, वीडियो गेम और यार लुका छुपी कितनी सारी जगह होती होंगी। मुझे ये आइडिया अभी भी मस्त लगता है। और हाँ, मेरे अलावा एक 14 साल के लड़के को भी ठीक यही लगा और उसने सच में 2014 में इसे अंजाम देने का सोच लिया। दरअसल लड़का टेक्सास में अपनी चाची के वहां पर रहता था, क्योंकि उसके माता पिता शहर से कहीं बाहर चले गए थे और भागने के शौकीन लड़के ने इसे कोर्सिकाना के लोकल वॉलमार्ट में अपना ठिकाना जमाने के लिए एकदम परफेक्ट मौके के रूप में देख लिया। दुकान बंद होने पर वो किसी कर्मचारियों को चकमा देने में कामयाब रहा और फिर बच्चों के खिलौनों के बक्सों के पीछे अपना एक अड्डा बनाने में जुट गया। यहाँ तक कि उसने स्टोर के पेट डिपार्टमेंट में अपने लिए एक मछली भी चुरा ली, क्योंकि बॉस एक फालतू जानवर के बिना घर पूरा थोड़ी होता है। कामकाजी घंटों के दौरान वो कर्मचारियों का ध्यान भटकाने के लिए दिन में कई बार कपड़े बदलता था और यहाँ तक कि डायपर भी पहनता था, ताकि उसे बार बार टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए कोई देख ना ले। हालांकि उसके इस लुका छिपी के खेल का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब 2 दिनों के बाद ही नीचे पड़े कचरे को फॉलो करते हुए कर्मचारी उसके गुप्त अड्डे तक पहुंच गया। तलाश शुरू हुई और भागने का थोड़ा प्रयास करने के बाद आखिरकार उस लड़के को पकड़ लिया गया। पर उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वॉलमार्ट ने सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को बुलाया और उस पर कोई भी एक्शन न लेने का फैसला किया। लेकिन मुझे आशा है कि उसे वो मछली रखने दी गई होगी। किराने की घुसपैठ। जहां वॉलमार्ट में 2 दिन रहना मजेदार लगता है, वहीं किसी किराने की दुकान की छत पर 6 हफ्ते रहना जैसा लगेगा। लेकिन एक ऐसी ही सटीक सिचुएशन दिसंबर 2020 में तब सामने आई, जब वॉशिंगटन में एक किराने की दुकान के कर्मचारियों ने छत के एक वेंट के पास टूल्स, कपड़े और एक रस्सी खरीदी। उन्हें पहले ये पता लगा कि चोरी का कोई मामला है, लेकिन पुलिस जांच में कुछ भी नहीं पता चला। हालांकि आने वाले दिनों में कर्मचारियों ने छत से कुछ अजीब सी आवाजें सुनने की शिकायत की। एक ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने स्टोरेज क्लोजेट की छत से लटकते हुए पैरों की एक जोड़ी तक देखी। लेकिन एक बार फिर से पुलिस की जांच बेनतीजा रही। लेकिन जनवरी 2021 तक स्टोर के निगरानी कैमरों ने आखिरकार उस इंसान की झलक देख ली। फिर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए उसकी पहचान लगभग पूरी तरह से छिपी हुई थी, लेकिन इस बार उसे गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही। वो भी सिगरेट के 28 कार्टन और $400 की कीमत वाली बीचर्स चीज के एक ढेर के साथ। और शायद ये कहानी का सबसे दिमाग हिला देने वाला हिस्सा है। मतलब $400 की पनीर। खैर, अधिकारियों ने ना तो उस इंसान की पहचान का खुलासा किया और ना ही इसका कि 6 हफ्ते तक वो छत में कैसे रहा। मतलब कि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे वहां रहने वाले उस इंसान ने $400 वाली महंगी चीज को कितनी बार खाया है ना। ट्रंक का कबाड़। जनवरी 2022 में कनाडा की 26 साल की बेथनी कोकर ने अपनी कार में कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं नोटिस की। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे ना जाने कैसे अपने आप उसकी सीट रहस्यमय तरीके से कीचड़ में रंग गई। यकीन नहीं होता तो उसकी टिकटॉक पर पोस्ट की हुई इस वीडियो को देख लो। प्ले क्लिप। On today's episode of What the Actual I'm like standing here in the rain right now, so confused. It looks like someone rolled around in mud and then got into my car. And like we were out wheeling last night, but I don't think this was me. But I didn't notice this when I opened it and started it 3 minutes ago. I don't know if what the इस हैरान बेथनी ने मजाक में कहा कि इसकी इकलौती एक्सप्लेनेशन ये थी कि एक गंदा बेघर आदमी उसकी कार में सोया होगा। फिर भी उसने इसको साफ किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन वो अजीब चीजें लगातार होती रही, जैसे कि जब कोई अंदर नहीं रहता था तो उसकी खिड़कियां भाप से धुंधली कैसे हो रही थी। हालांकि बेथनी ने फिर भी इसे नजरअंदाज किया। ये सिलसिला जारी रहा और फिर अचानक से एक दिन इन रहस्यों का जवाब उसके सामने प्रकट हो गया। I he like meets my back seats like bent down and he's like naked.
Okay. जब पुलिस ने वहां पहुंचकर उसके ट्रंक को खोला तो वहां एक अव्यवस्थित नंगा इंसान सामने आया, जो कि असल में 3 दिनों से बेतने के ट्रंक में रह रहा था। मेरा मतलब सोचो जरा, अगर उसने अपना सामान रखने के लिए ट्रंक खोला होता और वहां उसे ऐसा मिलता तो। खैर, ये कभी नहीं बताया कि वो असल में जिंदा कैसे रहा होगा, मतलब ना कोई खाने का जुगाड़ ना हगने का, लेकिन उसने पोप का बेटा होने का दावा किया था और उसने कहा बेतने की कार में उसका वो ठिकाना उसका राइट ऑफ पैसेज था। कहने की जरूरत नहीं कि इस आदमी को स्पष्ट रूप से कुछ समस्याएं थी और अंत में उसे ट्रीटमेंट दिया गया और हाँ, भगवान का शुक्र है कपड़े भी दिए गए। अरे, राइट ऑफ पैसेज से याद आया, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब और उस लाल बटन को दबाते हैं तो ऑफिशियली आप एक ऑसम इंसान कहलाएंगे। चलो आगे बढ़ो, करो इसे। और आप मुझे ये बताने के लिए कमेंट क्यों नहीं करते कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कर दिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्नेल मैन। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में सोचे तो एक ही जगह पर हमेशा टिके रहने वाला घर काफी बोरिंग सा लगता है ना। मेरा मतलब है कि मुझे हमारे खाना बदोश दोस्तों स्नेल से जलन होने लगती है। अपनी पीठ पर सभी जरूरी चीजें को लादने और बेफिक्र होकर घूमने से लाइफ निश्चित रूप से आसान हो जाती है ना। खैर, कम से कम अगले आदमी का तो यही कहना है जो पिछले 14 सालों से स्नेल्स की तरह ही जी रहा है। ये 2008 है और अपनी नौकरी, शादी, पिता और घर को खोने के बीच चीनी नागरिक लियो लिंगचाओ अब कोई ब्रेक नहीं लेना चाहता। अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का संघर्ष करते हुए लियो ने एक दिलचस्प प्लान बनाया। उसने बांस की छड़ियों और प्लास्टिक की चादरों से अपना खुद का ऐसा पोर्टेबल घर बनाया जो कि कुछ हद तक स्नेल जैसा दिखता था, और बांस की उस मजबूत बीम के साथ वो आसानी से अपने घर को अपने कंधों पर उठाकर किसी भी खुली सड़क पर बिना किसी टेंशन के ले जा सकता है। और तो और बिल के किसी भी सरदर्दी वाले झंझट के बिना लियो को जिंदा रहने के लिए खासा पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि वो कचरा उसे बेचकर थोड़ी सी नकदी कमाई लेता है। उसके कूड़े के खजाने की खोज उसे सभी अलग अलग मोहल्लों तक ले जाती है। इसलिए अगर वो किसी अमीर जगह पर पहुंचा तो वह आसानी से कुछ प्लास्टिक के फूलों के साथ अपनी रहने की जगह को अच्छे से चमका भी सकता है ना। भैया, उसकी झुग्गी मस्त से किसी अमीर जगह में फिट हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा जरा सा भी। बीच हाउस। रियो डी जेनेरियो शहर के सेंटर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसत किराया लगभग $357 पर मंथ है। ये कम लगता है ना, लेकिन इसकी तुलना अगर उसी शहर की एवरेज मंथली सैलरी से करें जो लगभग $367 है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आम इंसान के लिए कितनी बड़ी दिक्कत बन जाएगी। इसलिए खुद को इस बेतहाशा लागत से मुक्त करने के लिए ब्राजीलियाई नागरिक मार्सियो मार्टोलियास एक महल में चले गए। भाई, क्या मैंने ये नहीं बताया कि वो महल असल में रेत से बना हुआ था? जी हाँ, पिछले 26 सालों में मार्सियो लिटरली रेत के महल में रह रहा था, बस लकड़ी के एक इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जो उसे सिर्फ 340 वर्ग फुट जगह देती है। इसके चारों ओर रेत का ढेर लगता है और इसे एक शानदार महल के डिजाइन में तराशता है। बेशक ये लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इसे फिर से बना सकता है। लेकिन दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि इस महल में खाना बाहर ग्रिल पर बनाया जाता है और इसका किराया पुरानी किताबें बेचकर भरा जाता है। नहाना भी कोई समस्या नहीं क्योंकि पास के फायर स्टेशन पर इसका सिर्फ $1 का खर्चा आता है। अपने आरामदायक घर में किताबें भर भर के हर समय समुद्र के किनारे का व्यू देखना, और वो भी उस पर बिना $1 खर्च किए। मार्सियो का दावा है कि वो यहाँ बहुत ही खुश है। इनफैक्ट यहाँ तो वो एक लोकल सेलिब्रिटी है, यूं कहें कि सम्राट जैसा बन गया है। लोकल लोग उसे द किंग कहते हैं और एक प्लास्टिक के मुकुट से उसका अभिषेक भी करते हैं। और ये देखते हुए कि मार्सियो का अपना राज्य छोड़ने का कोई इरादा नहीं, तो भैया अब बस इतना ही कहना है कि लॉन्ग लिव किंग मार्सियो। सीक्रेट रूमीज। दोस्तों, एक डरावनी फिल्म जैसे ही ये अगली कहानी तब शुरू होती है जब एक औरत रूरल अमेरिका के एक शांत फार्मिंग शहर में एक नए घर में रहने के लिए आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ सेटल होने की जगह वो रहस्यमय कदमों की आवाज सुनकर खुद को अनसेटल होने से नहीं रोक सकी। इसने अपने दिमाग का डर मानकर उसे एकदम से नजरअंदाज किया। फिर ये चीजें बद से बदतर होती चली गई। खाने के गायब होने से लेकर डरावने रिसाव तक ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। लेकिन पूरी इमारत की जांच करने के बाद उसे यकीन हुआ कि ये सब महज एक संयोग था। ऐसा तब तक किया जब तक कि एक दिन वो बीमार होकर घर चली आई। उसने कुछ अजीब देखा। अटारी की छत न जाने कैसे पूरी तरह से खुली हुई थी। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन जांच करने पर उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। वहां उन्हें बस एक स्लीपिंग बैग, खाना और एक किताब मिली। बॉस, जी हाँ, पुलिस को भी वहां कोई नहीं मिला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पूरे 6 महीने से वहां पर कोई रह रहा था। इसलिए अगले दिन दीदी वहां जरा पूछकर हो गई। डाउन इन द डंप। दोस्तों, सन 1990 के आसपास एक कोलंबियाई जोड़ा मिगुएल एस्ट्रेपो और मारिया गार्सिया बेघर होने और नशीली दवाओं की लत के गंदे चक्रों में फंस गए थे। इसलिए उन्होंने अपना जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने का फैसला किया। बॉस, लेकिन एकमात्र दिक्कत थी। कैसे? बिना घर, परिवार या समर्थन के वे कैसे खुद को इस जाल से मुक्त कर सकते थे? फिर अचानक एक चीज उनकी जिंदगी में आई, उनकी उम्मीद के लिए किरण बनकर। पर उन्हें उसकी मरम्मत करने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वे उसे अपना घर कह सकते थे। और घर से मेरा मतलब एक सच्ची वाली नाली से है। हाँ भैया, जानता हूँ ये काफी अटपटा लगता है, लेकिन एक निष्क्रिय सीवर के होने के कारण एक खाली अंडरग्राउंड गुफा की तुलना में कहीं ज्यादा टट्टी और चूहों का मलकुंड था ये। और उस जगह को एक बिस्तर, खाना पकाने की स्टोर, यहाँ तक कि एक टीवी के सुसज्जित करके ये हैप्पी कपल पिछले 32 सालों से इस होम स्वीट होम में रह रहे हैं। बेशक यहाँ खासी जगह नहीं मिलती। मेरा मतलब है कि सिर्फ 10 फीट चौड़ा और 6.5 फीट गहरा सीवर है, लेकिन फिर भी
ये उनके और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते ब्लैकी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इस जोड़े का कहना है कि वे एकांत में आराम का आनंद लेते हैं और उनका कभी भी इसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल रह गया, ये मियाँ बीवी भागने कहाँ जाते हैं? मेरा मतलब मुझे पता है वे सीवर में रहते हैं, लेकिन मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते जैसा मैं सोच रहा हूँ। सॉरी कहना सबसे मुश्किल। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि ऑनलाइन सोर्सेज से पता चला कि 70% अमेरिकियों ने अपनी शादी के दौरान कम से कम एक बार चीट किया है और सच में इसको बेवफाई कहते हैं। लेकिन एक भारतीय आदमी संजय ने इसे सच में अच्छी तरह से नहीं लिया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को ये गंदा काम करते हुए पकड़ लिया। 2011 में 25 साल के संजय और उनकी मंगेतर तारा ने शादी करने का फैसला किया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक बदकिस्मती वाले दिन संजय घर लौटे और वहां उसने तारा और पड़ोसी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में देखा। दिल टूटे हुए संजय ने उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगी, माफी। तारा ने इससे साफ मना कर दिया, इसलिए उसने उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो वो फटक से अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कहा कि वो तब तक विरोध करेगा जब तक कि उससे माफी नहीं मांग लेती, लेकिन संजय का दिल चकनाचूर तब हुआ जब माफी नहीं मांगी गई। इनफैक्ट जब 2012 में कहानी को पब्लिसिटी मिली तो तब तक वो 9 महीने तक वहां पेड़ पर रहा और भैया तब से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो अभी वहां पर है या नहीं। उसका परिवार उसके लिए खाना लाता, उसको नीचे आने के लिए विनती करता, लेकिन वो हमेशा मना कर देता। उसके परिवार के मुताबिक वो पेड़ पर ही खाना खाते और सोते, यहाँ तक कि वो शौच भी वहीं पर करते। छी यार, मतलब ये वो पेड़ है जिसके नीचे आप कभी नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि भैया इस पर पक्षी का मल नहीं गिरेगा। आप समझ रहे हैं क्या गिरेगा? वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, अगर आप अपना दिमाग 2020 में वापस लेकर जाएं तो आपको पूरी तरह से पैंडेमिक वाली कंडीशंस याद आ जाएंगी, जहां उस वक्त हर तरफ का जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तो साइमन जैक्सन ने कुछ ड्रास्टिक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि रहने की लागत उनके किराए को प्रभावित करती है और क्योंकि उनकी नौकरी से उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं मिलता, तो इसलिए उसने ऑफिस में ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, जिसे उसने होमिंग फ्रॉम वर्क नाम दिया। और ऑन साइट शावर, एक कैफेटेरिया और अपने सभी सामानों के लिए भरपूर स्टोरेज के साथ अब साइमन के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसने एक डेस्क के नीचे सोने की एक छोटी सी जगह भी बनाई। लेकिन बताओ यहाँ पर गलत क्या हो सकता था? जहाँ आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो इलीगल है, या कम से कम उसे नौकरी से बर्खास्त कर देगा, फिर भी साइमन ने दावा किया कि पूरी तरह से कानूनी था। बस सब लोग नाराज थे। सब कुछ तैयार व्यवस्थित होने के बाद साइमन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी कि जब तक कि उनकी कंपनी ने ये नहीं देखा कि उन्होंने टिकटॉक पर 17 मिलियन दर्शकों के लिए से पूरी गाथा को लाइव डॉक्यूमेंट कर दिया। कंपनी ने दावा किया कि साइमन अनुचित तरीके से उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत काम नहीं कर रहा। Should I delete? उन्होंने मांग की कि वीडियो हटा दे, वरना उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सफेद झंडा लहराने का कोई भी इच्छा न रखते हुए साइमन ने वीडियो चालू रखा और एयरबीएनबी में चला गया। चलिए समाप्त करते हैं। एक बात साबित करने के लिए साइमन ने अपना घर नौकरी खो दी, 4 दिनों के लिए ऑफिस के फर्श पर सोया और अब वो एयरबीएनबी में रहता है। खैर, ईमानदारी से कहूं तो साइमन को थोड़ा और बेहतर हो सकता था, है ना? कैटमोबिल। जी हाँ, हमने माना कि अब तक कुछ बहुत ही विचित्र कहानी हम देख चुके हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये अगली कहानी नेक्स्ट लेवल की अजीब है। ये 2022 की शुरुआत थी जब मिनेसोटा का एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति घर से बेघर हो गया, लेकिन अभी भी उसके नाम पर एक कानूनी कारण वो पूरी तरह से बेघर नहीं था। एकमात्र दिक्कत ये थी कि उसके पास बहुत सारा सामान था। सीधे कहूँ तो कैट वैरायटी वाला बहुत ज्यादा सामान। जी हाँ, चिलचिलाती गर्मी में एक छोटी कार में बंद ये आदमी अपनी 47 बिल्लियों के साथ रहता था। जी हाँ, 47, सही सुन रहे हैं आप। असल में शुरुआत में तो 61 थी, लेकिन जगह बनाने के लिए उसने अपना कुछ कीमती माल शिफ्ट करना पड़ा। उसने मजबूरी में 14 किसी को दे दी और वो उसकी बिल्लियां इन परिस्थितियों में कितने समय से रह रहे थे ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हालांकि थोड़े ही वक्त में बिल्लियों को उस वक्त आजाद किया गया जब एक लोकल आदमी ने कार को लगभग बिल्लियों से भरा हुआ देखा, तो उसने फटक से अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बिल्लियों की देखभाल की गई, उनकी जांच की गई, लेकिन उन्हें केवल छोटी मोटी मेडिकल समस्याएं हुई थी। सौभाग्य से बिल्लियों के पास 47 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भैया 423 लाइफ्स अभी भी मौजूद थी वहां पर। जंगलों में। दोस्तों, 2016 में विस्कॉन्सिन के एक व्यक्ति जेरेमिया बटन पर बच्चों के खिलाफ किए गए कुछ घृणित अपराधों के लिए मुकदमा चला गया था। उसके खिलाफ ढेरों सारे सबूत थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होगा। तभी अचानक वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। कई साल बीत गए और जेरेमिया का एक दर्शन तक नहीं हुआ। ये 2019 का समय था जब विस्कॉन्सिन का एक लोकल व्यक्ति थॉमस निल्सन रिंगल शहर के जंगल में शिकार कर रहा था। जैसे वो जंगल से गुजरा, उसने अचानक पाया कि उसका सामना एक तटबंध में खुले हुए एक अजीब लॉन्ग दरवाजे से हुआ है। इससे भयभीत थॉमस ने दावा किया कि वो उनसे इतनी तेजी से बाहर नहीं निकल सका था। हालांकि आने वाले महीनों में उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वो उस दरवाजे की पड़ताल के लिए लौट गया। ये खुला हुआ था, इसलिए थॉमस ने इसको धक्का देकर खोल दिया। अंदर घुस गया। उसे जल्दी एहसास हुआ ये गुप्त ठिकाना था। उसने जिस भी दिशा में देखा, बंकर, डिब्बा बंद, खाद्य पदार्थों, स्टोरेज, बक्सों और अत्यधिक जमावड़े से भरा हुआ वो था। तभी थॉमस को अचानक एहसास हुआ कि वहां कोई रहता होगा। जैसे ही उसने कोने को घुमाया,
उसकी आंखों के ठीक सामने जेरेमिया पड़ा हुआ था। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या थॉमस को पहले से इस इंसान और उसके घृणित अपराधों के बारे में पता था। हालांकि उसने तुरंत शेरिफ ऑफिस को सतर्क कर दिया और वो उन्हें उस बंकर तक ले गया। लेकिन जैसे ही जेरेमिया ने आत्मसमर्पण किया, ऐसा लगा वो इंसानों से बात करके काफी खुश था। मुझ पर विश्वास करो, मुझे यकीन है कि उसे अपनी 30 साल की सजा के दौरान अपने कैदियों से भरपूर बात करने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे बताएं आप इनमें से किस विचित्र जगह पर सबसे ज्यादा और सबसे कम समय पर रहना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।